अस्सलामुअलैकुम। जब कभी आप कॉलोनियल लिटरेचर या पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी लिटरेरी वर्क पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो दो टर्म्स आपके सामने आती हैं उनमें से एक टर्म इम्पीरियलिज़म है और दूसरी टर्म कॉलोनियलिज़म है। मोस्टली लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं दोनों टर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म को एक ही टर्म समझते हैं, लेकिन दोनों टर्म्स के अंदर स्ट्राइकिंग डिफरेंस मौजूद है। अगर आप इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म को लेकर कंफ्यूज हैं और दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो का बुनियादी रैशनल आपको बहुत बेहतर और आसान तरीके से इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म का कॉन्सेप्ट देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अंदर डिफरेंस क्या है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंडोर्स करने में मज़ीद आसानी हो। इम्पीरियलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि आपके माइंड में होती है, जो सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं या सेट ऑफ थॉट्स होते हैं। कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म जब आप इम्पीरियलिज्म को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और किसी पर्टिकुलर इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं तो वो कॉलोनियलिज्म की प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपीरियलिज्म क्या है। अगर इंपीरियलिज्म की टर्म का मीनिंग देखा जाए तो ये हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एन एम्पायर, यानी किसी भी एम्पायर का क़याम या उसे कायम करना इंपीरियलिज्म कहलाता है। तो इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि जो डोमिनेटिंग नेशन है या डोमिनेट करने वाली नेशन है वो अपनी डोमिनेशन को एक्सटेंड करती है नेबरिंग कंट्रीज़ और उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यूज़र्व करके अल्टीमेटली उनके ऊपर फिजिकली कब्जा कर लेती है। अब एडवर्ड सेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक हैं जिनका ताल्लुक पैलेस्टाइन से था। अब उन्होंने क्या डेफिनेशन दी इंपीरियलिज्म की? उनके मुताबिक इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक एटीट्यूड है डोमिनेटिंग क्लास का वीकर सब्जेक्ट के साथ। तो एडवर्ड सेड ने क्या कहा? एडवर्ड सेड ने बुनियादी तौर पर यह कहना चाहा कि जो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है या इंपीरियलिज्म की टर्म है वो एटीट्यूड है डोमिनेटिंग क्लास का विद वीकर सब्जेक्ट, यानी कॉलोनाइजिंग पावर और जो कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है या फिर जो कॉलोनियल पावर का रिलेशनशिप है, ये एटीट्यूड है वीकर सब्जेक्ट्स या कॉलोनीज के साथ, उसको सिग्निफाई करता है हमारा ये इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। ये 19वीं सदी के वस्त की बात है कि जो इंपीरियलिज्म की टर्म थी उसका मकसद ये था कि जो नेपोलियन 3 है उसकी पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके या उनको सिग्निफाई किया जा सके। फिर 1880 की दहाई से जो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक पॉलिसी के तौर पर उभरा यूरोपियन स्टेट्स के अंदर, कि जिसका मकसद बहुत सारे रीजंस थे। उसका मकसद पॉलिटिकल भी था, उसका मकसद कल्चरल भी था और उसका मकसद इकोनॉमिक भी था। अब अगर इंपीरियलिज्म की टाइप्स की तरफ जाएं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो क्लासिकल इंपीरियलिज्म आपके सामने आती है। अब क्लासिकल इंपीरियलिज्म क्या है? क्लासिकल इंपीरियलिज्म मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं कि जो उन्होंने अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करने के लिए परफॉर्म की। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल इंपीरियलिज्म भी एक कॉग्निटिव या आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये सेट ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स हैं कि जिसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी आगे जाकर आपको नज़र आती है। इंपीरियलिज्म से मुराद क्या है? इंपीरियलिज्म से मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि यूरोपियनाइजेशन है इस दुनिया की, जो 3 फेजेस के अंदर आती है। नंबर 1 फेज़ एज ऑफ डिस्कवरी है जो 15वीं और 16वीं सदी में आई। नंबर 2 एज ऑफ मर्केंटलिज्म है जो कि 17वीं और 18वीं सदी में आई। और लास्ट एज ऑफ इंपीरियलिज्म है जो कि 19वीं और अर्ली 20th सेंचुरी में आपके पास आई। अब सेकंड टर्म की तरफ हम जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है इंपीरियलिज्म की, वो है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए आपको कॉलोनी का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, आपको कॉलोनियल रूल का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, आपको कॉलोनाइजर्स का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरीली हम देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर किसी मखसूस इलाके पर अपने अल्टीरियर मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए कब्ज़ा किया जाता है और वहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स जो कॉलोनाइजर्स हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कॉलोनियलिज्म का हमें पता लग गया कि कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर मखसूस टेरिटरी पर कब्जा किया
किया जाता है। अब किसी स्पेसिफिक टेरिटरी पर जब कब्जा किया जाता है तो जो इन्वेड करने वाली नेशन होती है वो कॉलोनाइजर्स कहलाते हैं, और जिस इलाके को फतह किया जाता है, जिस पे कब्जा किया जाता है, जो लोकल नेटिव पॉपुलेशन होती है, उन्हें कॉलोनीज कहा जाता है। अब कॉलोनियलिज्म के बहुत सारे मकासद हैं। कॉलोनियलिज्म को हम इंपीरियलिज्म की एक फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि हम अगर इसको इस तरीके से समझें कि कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो आपके थॉट प्रोसेस में, जो कि आपकी कॉग्निशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन मिलती है वो कॉलोनियलिज्म के थ्रू मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आती है वाइट मैन्स बर्डन। जो कॉलोनियलिज्म की प्रैक्टिस है वो इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल करती है? वाइट मैन्स बर्डन से हासिल करती है। अब वाइट मैन बर्डन क्या है? वाइट मैन्स बर्डन एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जो कि कॉलोनियल पावर को इंस्पायर करता है कि जो कॉलोनियल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें वो सिविलाइज करें। जब एक कॉलोनियल पावर किसी मखसूस इलाके पर कब्जा करती है तो वो वाइट मैन्स बर्डन के तौर पर ये अज्यूम करती है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसका ना तो स्पेसिफाइड रिलीजन है, ना स्पेसिफिक कल्चर है, ना उनकी कोई सोसाइटी है, ना उनकी कोई लैंग्वेज है। तो वो ये बर्डन फील करते हैं कि ये एज अ कॉलोनियल पावर उनकी जिम्मेदारी है कि जो नेटिव्स, जो कि सैवेजेस हैं, उन्हें सिविलाइज करें। फॉर एग्जांपल इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने यही अज्यूम किया जो लोकल पॉपुलेशन है वो सैवेजेस हैं, उन्हें सिविलाइज करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कॉलोनियल रूल के अंदर देखा जाए तो जब फंडामेंटल राइट्स ही कॉलोनी की ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पर रिफॉर्मेशन तो हो नहीं सकती। जब 1857 से लेकर 1947 का ये सारा पीरियड जिसके अंदर कॉलोनियल रूल बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था उसको आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई रिफॉर्म किए गए या फिर जो लोकल नेटिव्स हैं उनकी सिविलाइजेशन या फिर उनके लिए कोई स्टेप्स कंक्रीट लिए गए। अब कॉलोनियल रूल को इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नंबर 1 मकसद जो है वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट करना, यानी जो वहाँ के रिसोर्सेज होते हैं उनको कोर्सिव टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए यूजर्व करके उन्हें अपने इलाकों में शिफ्ट करना। मोस्टली कॉलोनियल रूल के अंदर यही होता है। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के केस में भी यही हुआ। हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर आप देखें तो जो कर्ड्स का कैरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है कॉलोनियल रूल का, वो आइवरी को एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ अफ्रीका से। अलावा जो कॉलोनियल रूल के और भी बहुत सारे मकासद, इसमें हम कह सकते हैं कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। अब कॉलोनियलिज्म का बुनियादी मकसद क्या है, रैशनल क्या है? बुनियादी रैशनल ये है कि जो कॉलोनीज़ हैं उनके सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स को यूजर्व कर देना, कोर्सिव टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं और उन्हें अपना स्लेव बना लेना। कॉलोनीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में हम रादर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह कॉन्सेप्ट है रेस का कॉन्सेप्ट। अब रेस का कॉन्सेप्ट क्या है? रेस का कॉन्सेप्ट सिग्निफाई करता है या सिंबलाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन रूलर्स एंड रूल्स। ये कॉलोनीज कॉलोनाइजर्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसे जाहिर करता है। अब कॉलोनीज और कॉलोनाइजर्स के दरमियान का रिलेशनशिप क्या है? कॉलोनाइजर्स हमेशा ये सोचते हैं कि वो नस्ली तौर पर रेशियली सुपीरियर रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और कॉलोनीज़ जो हैं वो रेशियली इन्फीरियर हैं और इन्फीरियर रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी के अंदर जो रेशियल प्रेजुडिस मौजूद है कहीं कहीं आपको महसूस होता है, स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको महसूस होता है, वो अंग्रेज़ का दिया हुआ ही है। अब हमारी डिस्कशन का क्रक्स क्या है, हमने क्या गेन किया है? इसका क्रक्स एक है कि इंपीरियलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो जस्टिफिकेशन देती है कि कॉलोनियलिज्म ज़रूरी है। हम कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, जबकि उस सेट ऑफ आइडियाज़ की जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो आपके सामने कॉलोनियलिज्म के तौर पर आती है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड कर देते हैं। होपफुली मैंने इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट और कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट चंद आने वाली वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझा लें, क्योंकि जब आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे।